हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर जो 24 दिसंबर 2022 को हुआ था उसे सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो पूरा देखें, आपको जो है पता चल जाएगा कि आपने जो है कितने सही करके आए हैं और कितने गलत करके आए हैं। साथ ही आपको जो है पूरे 30 क्वेश्चन के जो है आंसर भी पता चल जाएंगे कि किस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या था। ओके दोस्तों, तो अभी जो आपका प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें 30 क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें से देखिए पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी किसे कहा जाता है। तो धुरी कहा जाता है कम्युनिस्ट पार्टी को। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी को नहीं कहा जाता है, ये निशान लगा रखा है बच्चे ने, गलत है, ये कम्युनिस्ट पार्टी को कहा जाता है। ओके दोस्तों, ये जो है मैंने कराया हुआ भी है आपको। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन था सोवियत संघ में व्यवस्था को सुधारने के लिए निम्नलिखित में से किसे उत्तरदायी माना जाता है। तो किस नेता को उत्तरदायी माना जाता है, ये भी मैंने कराया था। मिखाइल गोर्बाचेव को माना जाता है। मिखाइल गोर्बाचेव ने जो है कमज़ोर आर्थिक नीति अपनाई और उसने जो है कुछ सुधार करने का भी प्रयत्न किया था, लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव की नीति भी जो है कमज़ोर पड़ गई थी, तो इसके कारण भी विघटन हो गया था। तो इसने सुधार करने का प्रयत्न किया लेकिन सही से नहीं कर पाया। मिखाइल गोर्बाचेव है इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है एशिया का एकमात्र देश कौन सा है जो G7 ग्रुप 7 में शामिल है, ग्रुप 7 समूह में शामिल है। तो एकमात्र देश जो है वो है जापान, यानी ए ऑप्शन जो है सही था आपका। ठीक है, बाकी 3 जो गलत है। देखिए ये जो 7 देश है वो कौन कौन से हैं। 7 देश है इटली, जर्मनी, जापान और USA, UK, ठीक है, और फिर फ्रांस। तो ये सब जो है कनाडा, ये जो है 7 देश है इसमें। ठीक है, और ये सारे जो है आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत देश है। तो ये जो है एकमात्र जापान एशिया का जो देश है वो G7 में शामिल है। ओके, इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन था, ये भी मैंने करवाया हुआ है। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में आपको ये मिल जाएगा, बिल्कुल सही तरीके से मिल जाएगा। श्रीलंका संकट में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के रूप में भूमिका निभाने वाले स्कैंडिनेशियाई देश में शामिल है। वो कौन से देश है। स्वीडन और नॉर्वे, ये तो गलत है। डेनमार्क और स्वीडन, ये भी गलत है। नॉर्वे और आइसलैंड, ठीक है, इन्होंने जो है मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी, ये भी मैंने करवाया था। ठीक, इसके बाद देखिए ये जो है पांचवा और छठा क्वेश्चन है जो कुछ अलग तरह का है। तो इसको देखिए किस तरह का करना है। अगर देखिए पांचवा क्वेश्चन मान लीजिए सही है, किस तरह से सही है। अगर मान लीजिए दोनों ऑप्शन सही है तो दोनों ऑप्शन सही होगा, तो हमें ये लिखना था पाँचवें में। ठीक है, और छठे में मान लीजिए दोनों ऑप्शन पाँचवें में सही है तो ये लिखना है। मान लीजिए ए सही है और आर दोनों सही है, लेकिन ये दोनों जो है मेल नहीं खाता है तो ये लिखना था। तो इस तरह से लिखना था, अभी मैं आपको करके दिखलाऊंगा, और छठे में भी इसी तरह से लिखना था। ठीक है, तो देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था, पांचवा में तो ये अभिकथन और कारण वाला है, लेकिन इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। अभिकथन ए है, इसमें देखिए क्या लिखा है। यूनिसेफ का मुख्य कार्य बच्चों के लिए आपातकालीन धन एकत्र करना है और पूरे विश्व में बच्चे के विकास कार्य में सहायता करना है। तो मैंने यूनिसेफ आपको पढ़ाया था, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ चैप्टर में पढ़ाया था ये ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ। तो उसमें ये बात बताया था, इसका जो है मुख्य काम जो है यही था। तो ये तो सही हो गया। ठीक है, यानी अभिकथन ए सही है। ठीक है, उसके बाद कारण है यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, तो न्यूयॉर्क में है इसका मुख्यालय, ये भी सही है। तो क्या हो गया, आपको पाँचवें में लिखना था, इसका आंसर क्या होगा, अभिकथन ए सही है और कारण भी सही है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए लिख देंगे, अभिकथन ए और कारण दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला जो है पाँचवें में लिखना था इस तरह से, क्योंकि दोनों सही है इसीलिए हम उस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे या लिखना था। ठीक है, इसके बाद देखिए छठा जो है क्या है, अभिकथन देखिए क्या कह रहा है। भारत में बंगाल टाइगर को बचाने की मुहिम चल रही है, तो ये तो सही है, टाइगर को बचाने की मुहिम चल रही है भारत में। उसके बाद कारण जो है इनकी संख्या लुप्त होने की हद तक कम हो चली है, तो इनकी संख्या लुप्त होने तक, जो लुप्त तो अभी भी हो रहे हैं, ठीक है ना, भारत में तो अभी भी लुप्त हो रहे हैं। तो ये जो एक सही हो गया और इसमें एक गलत हो गया, तो इसमें हमें क्या लिखना था, इसमें लिखना था, इसमें तो ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ठीक है, तो ये लिखना था सी वाला। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करने थे। ओके, उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न जो है, वो सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है। तो देखिए मैंने एजेंसी पढ़ाया था आपको, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ये तो एजेंसी है, WHO, यूनेस्को भी एक एजेंसी है, ठीक है, UNDP भी
ये भी जो है एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र संघ का। ये ह्यूमन राइट वॉच जो है एक स्वयंसेवी संगठन है, ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एजेंसी नहीं है। ह्यूमन राइट वॉच स्वयंसेवी संगठन है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है, बाकी 3 है और ये नहीं है, तो इसका ए है ऑप्शन सही आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिए, विश्व की साझी विरासत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, देखिए क्या कह रहा है, उत्तरी गोलार्ध के देश विश्व की सारी विरासत को बचाने के लिए दक्षिणी गोलार्ध के देशों से अधिक चिंतित हैं। तो देखिए, जब मैं विश्व की साझी विरासत पढ़ा रहा था, ये आपको वीडियो में भी मिल जाएगा, तो मैंने इस तरह का ऑप्शन कोई सा नहीं पढ़ाया था, ठीक है ना, ये जो पहला वाला है, ठीक है। उसके बाद विश्व की साझी विरासत किसी राज्य के संप्रभु क्षेत्राधिकार में नहीं होते, बिल्कुल सही है। विश्व की साझी विरासत जो है किसी राज्य के अधीन नहीं होता, बल्कि इस पर जो है सबका अधिकार होता है, तो ये तो सही हो गया। उसके बाद धरती वायुमंडल जैसे दे सकते हैं, वायुमंडल पर सबका अधिकार है, अंटार्कटिका पर भी, समुद्र पर भी सबका अधिकार है, अंतरिक्ष में भी सभी लोग अपना सैटेलाइट छोड़ सकते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, चौथा ऑप्शन जो है, मॉन्ट्रियल न्यायाचार विश्व की साझी विरासत की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो एक तरह से मॉन्ट्रियल न्यायाचार वाला जो ऑप्शन है ये भी सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था ओजोन परत के संरक्षण के लिए ये एक प्रोटोकॉल था, तो ये भी साझी विरासत है ओजोन परत, तो ये भी सही हो जाएगा। तो अब इसमें से ऑप्शन देखना है कौन कौन सा सही है। पहला ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है ना। 2, 3 और 4 ऑप्शन जो है सही है, ओके। अब इसके बाद देखिए, निम्नलिखित घटनाक्रम को कालक्रम के अनुसार लिखना है, ठीक है ना, टाइम के अनुसार लिखना है। तो आपको टाइम पता होगा तभी तो आप लिख पाओगे ना। तो इसमें देखिए, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, नीति आयोग की स्थापना कब की गई, 2015 में की गई, ठीक है ना, नीति आयोग की। राष्ट्रीय विकास परिषद की गई, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में किया गया था, ठीक है। अभी पहली पंचवर्षीय योजना का लागू होना कब लागू किया गया था, 1951 में लागू किया गया था। और फिर योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। तो अब इसको आपको नंबर वाइज से लगाना है। तो ये जो है योजना आयोग हो जाएगा, पहले पे आ जाएगा, पहली पंचवर्षीय योजना वाला दूसरे पे आ जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद तीसरे पे, और नीति आयोग की स्थापना 2015 यानी चौथे पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4, 3, 2, 1 ये ऑप्शन बनते हैं आपके। तो देखिए कौन सा है ये, 4, 3, 2, 1, ये जो है बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। 4, 3, 2, 1 बी वाला ऑप्शन, बाकी सब देखेंगे तो गलत है, ठीक है ना। ये जो है नंबर वाइज से लग जाएगा, 1950, 1951, 1952 और 2015, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है बी ऑप्शन सही है। अब इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न जो आता है आपका, वो है 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव रखा, तो उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया बॉम्बे प्लान। तो बॉम्बे प्लान देखो कहाँ है इसमें, हाँ बिल्कुल बॉम्बे प्लान है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन, ठीक है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक राम मनोहर लोहिया के समाजवादी पार्टी के प्रतीकों में से मेल नहीं खाता है। तो मेल नहीं खाता है समाजवादी पार्टी में, तो वैसे देखिए हथौड़ा और कुदाल जो है इस तरह का चिन्ह तो देखा है मैंने, और वोट हो गया, राजनीतिक पार्टी है तो वोट भी हो ही जाएगा। ये बंधनगिरी प्रिजन, देखिए इंग्लिश में लिखा है प्रिजन, तो ये क्या हो जाएगा, जेल। बंधनगिरी ये मुझे गलत लग रहा है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर। इसके बाद देखिए 1975 में आपातकाल के लागू होने के पश्चात लोकतंत्र के दमन के विरोध में पद्म भूषण तथा पद्मश्री का सम्मान लौटाने वाले लेखक देखिए कौन कौन से हैं। तो ये भी काफ़ी आसान था, आपको जो है ये किताब में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर है शिवराम कारंत और फणीश्वर नाथ रेणु, ये वाला ऑप्शन सही है। इन्होंने ये जो है अपने लौटाए थे, अपने सम्मान लौटाए थे आपातकाल के विरोध में। इसके बाद देखिए मार्शल योजना किसे कहा जाता है, 13वां प्रश्न है। तो मार्शल योजना को आपको 2 नंबर में डिफाइन करना था, तो आपको क्या लिखना है, ये मैंने करवाया हुआ है आपको, ठीक है ना। दूसरी विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी ज़्यादा चरमरा गई थी, यूरोप के कई देशों पर असर पड़ा था विश्व युद्ध का। तो उनके अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन करने के लिए अमेरिका द्वारा जो योजना चलाई गई थी उसे ही हम क्या कहते हैं, मार्शल योजना कहते हैं, ठीक है। और इसी योजना के आधार पर 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, ताकि जो है यूरोप के जो आर्थिक रूप से जो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे देश, उनका जो है क्या किया जा सके, उनकी अर्थव्यवस्था को कुछ सहारा दिया जा सके, पुनर्गठन किया जा सके। तो मार्शल योजना में ये लिखना था आपको, 2 नंबर मिल जाते आपको, ठीक है।
इसके बाद देखिए सहयोग मूलक सुरक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो सहयोग मूलक सुरक्षा में आपको लिखना था कि सहयोग मूलक सुरक्षा से अभिप्राय है कि अनेक पारंपरिक खतरे जैसे गरीबी, ये सब मैंने बताया था, पारंपरिक खतरे पढ़ा रहा था, तो गरीबी हो गया, महामारी हो गया, इन सब खतरों को जो है सैन्य बल से ना सुलझाकर आपसी बातचीत द्वारा सुलझाना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, आपसी बातचीत द्वारा सुलझाया जा सकता है इनको, ना कि सैन्य बल द्वारा। तो इसी अवधारणा को हम क्या कहते हैं, सहयोग मूलक सुरक्षा कहते हैं। ठीक है, इनके लिए जो है किसी युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, इनको जो है आपसी बातचीत द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। ठीक, उसके बाद देखिए सामाजिक सुरक्षा कवच जो है कवच का आशय क्या है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। वैश्वीकरण वीडियो मैंने पढ़ाया था, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन भी लिख रखा है और मैंने बताया भी था कि इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सामाजिक सुरक्षा कवच देखिए क्या होता है। सामाजिक सुरक्षा कवच से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप सरकार पर आश्रित जो लोग थे, जिन व्यक्तियों पर जो है वैश्वीकरण का अधिक प्रभाव पड़ा था, ठीक है ना, उनको जो है इस कवच के द्वारा जो है नौकरियां देने के लिए, नौकरी और उनके लिए जो है कल्याण करने के लिए, उन व्यक्तियों का कल्याण करने के लिए बल दिया गया इस कवच द्वारा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिक सुरक्षा कवच कहते हैं। जो लोग वैश्वीकरण से प्रभावित हुए उनको सहायता करने के लिए सरकार द्वारा एक मुहिम चलाई गई, इसी को सामाजिक सुरक्षा कवच कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, रोजगार उनको दिया जाता है। ठीक, उनको कई तरह की सहायता दी जाती है ताकि वो वैश्वीकरण के जो उन पर प्रभाव पड़ा है उससे उबर सके। ठीक, तो इसमें भी आपको 2 नंबर मिल जाता अगर आप ऐसे लिखते तो। ओके दोस्तों, इसके बाद आता है 16वां प्रश्न है शक्ति संतुलन। ठीक है ना, बैलेंस ऑफ पावर किसे कहते हैं। तो बैलेंस ऑफ पावर यानी शक्ति संतुलन, अपने शक्ति को बढ़ाना। कोई देश अपनी शक्ति को इतना बढ़ा ले कि दूसरा देश जो है उस पर आक्रमण करके उस पर कब्जा ना कर ले, तो इसी को हम शक्ति संतुलन कहते हैं। 2 देशों के बीच जो है शक्ति बराबर हो गया। जैसे अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने परमाणु परीक्षण किया 74 में, तो पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु परीक्षण किया ताकि वो जो है अपनी शक्ति को इंडिया के बराबर कर सके, क्योंकि इंडिया और दोनों में क्या है, मतभेद है। ठीक है, शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए लोग जो है अपनी क्या करते हैं, सैन्य शक्ति में वृद्धि करते हैं। लोग जो है आसपास के देशों से जो है संबंध बनाते हैं ताकि अपनी शक्ति में वृद्धि कर सके। ठीक है दोस्तों, तो इसी को जो है हम बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं। ओके, इसके बाद देखिए 17वां प्रश्न है वैश्वीकरण के कारण विश्व में अर्थव्यवस्था को किस प्रकार गति मिली है, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें भी 2 पॉइंट आपको लिखना था। तो वैश्वीकरण के कारण जो है पूंजी की आवाजाही में वृद्धि हुई है। अब कोई भी देश या फिर कोई भी उद्योगपति जो है अपने उद्योग जो है किसी भी देश में लगा सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, वो जो है पूंजी का निवेश करते हैं खास करके विकासशील देशों में, ताकि जो है उनको ज़्यादा लाभ मिल सके। विकासशील देशों में जो है उनको ज़्यादा लाभ मिलता है। तो पूंजी की आवाजाही में वृद्धि हुई। दूसरा जो है वस्तुओं की आवाजाही में वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, व्यापार कर सकते हैं किसी भी देश में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो इससे भी क्या हुआ, पूंजी में वृद्धि हुई है। ठीक है, इसके बाद 18वां प्रश्न है आपका मंडल आयोग के गठन के कोई 2 कारण लिखिए। तो मंडल आयोग के गठन के 2 कारण देखिए क्या थे। पहला कारण तो था कि मंडल आयोग का गठन जो है क्यों किया गया था, सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग थे उनकी पहचान करने के लिए किया गया था। ठीक है, और फिर दूसरा जो इसमें पॉइंट लिखना था आपको, दूसरा लिखना था कि जो पिछड़े वर्ग है उनको जो है सरकारी नौकरियों और संस्थानों में आरक्षण देने के उद्देश्य से किया गया था। तो ये मेन कारण थे इसका गठन का। ठीक है, और इसका गठन को किसने किया था, आपको याद रखना चाहिए, इसका गठन किया था बीपी मंडल ने, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने, इसीलिए इसका मंडल आयोग नाम है। ठीक है दोस्तों, उनके नेतृत्व में किया गया था, इसीलिए मंडल आयोग कह रहे हैं। बीपी मंडल द्वारा कब किया गया था, 1989 में। ठीक है ना, 1979 में यह आया था, इसका गठन किया गया था मंडल आयोग का। और 2 उद्देश्य, 2 कारण मैंने बता दिए क्या था। ठीक है दोस्तों, सेक्शन ए और बी हमने कर लिया है, जो 1 नंबर और 2 नंबर के थे। तो अब आता है हमारा सेक्शन सी, जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें जो है 4 नंबर वाला जो पहला क्वेश्चन है, यानी 19वां क्वेश्चन, जापान को सत्ता के एक नए केंद्र के रूप में क्यों देखा जाता है। तो ये भी मैंने आपको करा रखा है। ठीक है ना, आपको जो न्यू सेंटर्स चैप्टर जो है हमारा, उसमें जो है इसका वीडियो मिल जाएगा जापान पर। तो जापान को न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के रूप में क्यों देखा जाता है। तो देखिए इसमें आप 4 नंबर का है तो 4 पॉइंट लिखने हैं। तो पहला पॉइंट आपको क्या लिखना था, यह लिखना था कि जापान विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। विश्व में जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है जापान।
ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप लिख सकते थे कि सैन्य शक्ति के मामले में जापान क्या है, विश्व में 5वां स्थान रखता है। ठीक है, तो 2 ये हो गया, आर्थिक और सैन्य क्षेत्र में काफ़ी मजबूत है। ठीक है, आप जो है तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते थे कि जापान जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में क्या है, बहुत ज़्यादा वृद्धि कर चुका है और ये जो है अमेरिका और रूस जैसे बड़े देशों से भी आगे निकल चुका है। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट आप ऐड कर सकते थे इसमें कि जापान जो है कंप्यूटर युग से पहले जो है जापानी रेडियो जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ करती थी और जापान जो है परिवहन के मामले में जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब आगे निकल चुका है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर जो है गाड़ी के मॉडल हो गए या फिर बुलेट ट्रेन के मॉडल हो गए, ये सब जो है यहीं से निकलते हैं और बुलेट ट्रेन जो है इसी की देन है। ठीक है, तो बुलेट ट्रेन दुनिया की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है और ये जापान की देन मानी जाती है। तो ये चौथा पॉइंट ऐड कर सकते थे और इन्हीं कारण से जो है ये काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली देश माना जा रहा है वर्तमान में। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए 20वां प्रश्न जो है वो क्या पूछा गया है कि 1978 के बाद से चीन में आए किन्हीं 2 आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए। चीन ने जो है 1978 के बाद क्या आर्थिक सुधार किए। तो पहला आप लिख सकते थे कि 1982 में चीन ने खेती का निजीकरण किया। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट लिख सकते थे कि 1998 में चीन ने उद्योग का निजीकरण किया। ठीक, उसके बाद तीसरा पॉइंट आप लिख सकते थे वैसे तो 2 ही लिखना है, लेकिन तीसरा पॉइंट आप लिख सकते थे इसके बाद जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अपनाया चीन ने ताकि जो है विदेशी उद्यम आए और चीन में अपना निवेश कर सके। ठीक है, उससे क्या हुआ, चीन की आर्थिक पूंजी में वृद्धि हुई और चीन के पास जो है काफ़ी ज़्यादा विदेशी मुद्रा का जो है क्या हुआ, भंडार हो गया और ये आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी हो गया। तो ये सब आप लिख सकते थे और फिर 2001 में जो है विश्व व्यापार संगठन में भी शामिल हो गया था। तो ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद देखिए 21वां प्रश्न जो है सुरक्षा परिषद की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए। इसका जो है स्ट्रक्चर भी लिखना है और फिर उसके बाद जो है काम भी लिखना है। तो 2 नंबर का स्ट्रक्चर हो जाएगा, 2 नंबर का काम, यानी 2 पॉइंट कार्य लिखना है। तो स्ट्रक्चर में आपको लिखना था कि सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल ये जो है मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप जो है मेरे SST स्टडी पॉइंट चैनल को है जल्दी से सब्सक्राइब कर दे क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है मेरे वीडियो में से ही आए हुए हैं, मेरे नोट्स में से ही आए हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण एक अंग है। ठीक है ना, और सुरक्षा परिषद में जो है कुल 15 सदस्य है। 15 सदस्य में से 5 सदस्य जो है P5 कंट्रीज है, परमानेंट कंट्रीज है जिनको वीटो पावर प्राप्त है और वो 5 कंट्रीज कौन कौन से है, वो है रूस, अमेरिका और फिर ब्रिटेन है, चीन है और फ्रांस है। ये 5 जो है P5 कंट्रीज है और बाकी जो 10 कंट्रीज है वो कौन से है, अस्थायी सदस्य है, नॉन परमानेंट कंट्रीज है जिनका चुनाव जो है 2 वर्ष के लिए होता है, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, और P5 यानी 5 जो है परमानेंट कंट्रीज, 10 जो है नॉन परमानेंट कंट्रीज। नॉन परमानेंट कंट्रीज 2 साल के लिए और बाकी जो है 5 परमानेंट रहते हैं हमेशा के लिए। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके काम में आपको लिखना था कि इसका काम आप पहला लिख सकते हैं, विश्व में शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखना इसका पहला काम है। ठीक है, और दूसरा अगर देशों के बीच विवाद उत्पन्न होता है तो उनको आपसी बातचीत द्वारा सुलझाने का प्रयत्न करता है ये। तो ये पॉइंट आप लिख सकते थे, आपको जो है पूरे 4 मार्क्स मिलते, काफ़ी आसान है और मेरे चैनल पर इसका वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक है, 22वां प्रश्न है भारत की विदेश नीति को निर्देशित करने वाले किन्हीं 2 सिद्धांतों को संक्षेप में लिखिए। अब देखिए नीति निर्देशित करने वाले या विदेश नीति के 2 सिद्धांत लिखने थे। तो इसमें आपको क्या लिखना था, पहला लिखना था गुटनिरपेक्ष। ठीक है ना, गुटनिरपेक्ष आंदोलन भारत ने अपनाया हुआ था, गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत आपको लिखना था। ठीक है ना, भारत ने जो है शीत युद्ध काल में जो है किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ और गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई ताकि जो है अपना विदेश नीति को जो है स्वतंत्र रख सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है स्वतंत्र नीति ले सके। ठीक है, तो ये गुटनिरपेक्षता जो है पहला लिखना था आपको। दूसरा आप लिख सकते थे पंचशील सिद्धांत, जो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के 5 सिद्धांत थे, उसको लिख सकते थे। या दूसरा में आप ये भी लिख सकते थे निशस्त्रीकरण हेडिंग बना सकते थे। ठीक है ना, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास हेडिंग बना सकते। तो इन सब में से कोई 2 लिख सकते थे। ठीक है ना, आप 2 लिख देते थे, गुटनिरपेक्षता और पंचशील सिद्धांत, तो आपको जो है पूरे 4 मार्क्स मिल जाते। इनके आगे थोड़ा 2-2 3-3 लाइन लिख देते तो पूरे 4 नंबर मिल जाते आपको। ठीक है, हेडिंग के साथ लिखते तो। ओके, इसके बाद देखिए 23वां प्रश्न है। 23वां प्रश्न देखिए क्या है 23वां प्रश्न, राजनीतिक सुलह के लिए अलगाववाद की समस्या से बड़े कारगर तरीके से निपटा जा सकता है, कोई एक उदाहरण देते हुए उपयुक्त कथन का औचित्य ठहराइए। तो देखिए ये जो है रीजनल एस्पायरेशन आपका जो है क्षेत्रीय
वाला जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं वाला जो चैप्टर है उसमें से आया हुआ है। तो अलगाववाद देखिए क्या होता है। अलगाववाद यानी धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर या सांस्कृतिक आधार पर जो है कोई समूह अलग क्षेत्र की मांग करता है, देश को तोड़ने की बात करता है, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, अलगाववाद कहते हैं। देश से अलग होने की भावना उनमें उत्पन्न होती है, अलग होने की मांग करते हैं, तो उसे हम अलगाववाद कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और ये अलगाववाद जो है राजनीतिक सुलह यानी राजनीतिक बातचीत द्वारा, लोकतांत्रिक बातचीत द्वारा सही तरीके से सुलझाया जा सकता है, ना कि संघर्ष द्वारा, सैनिक संघर्ष द्वारा। तो इसे जो है राजनीतिक सुलह से अच्छे तरीके से सुलझाया जा सकता है अलगाववाद को। तो इसका उदाहरण आप दे सकते थे जम्मू कश्मीर और या फिर मणिपुर, ठीक है ना, त्रिपुरा, इन सब का उदाहरण दे सकते थे आप। पंजाब का उदाहरण दे सकते थे, या फिर मणिपुर, नागालैंड, इनका उदाहरण दे सकते थे कोई एक, ठीक है। और उसके बारे में लिखना भी था थोड़ा कि वो जो है आज वर्तमान में किस प्रकार एक शांतिप्रिय भारत का अंग बने हुए, भारत का राज्य बने हुए। ओके दोस्तों, 24वां प्रश्न यानी जो सेक्शन डी है वो पैसेज पर आधारित है, 4 नंबर का है। आपको जो है पढ़कर इसके आंसर देने हैं, जो कि काफ़ी आसान है, ठीक है। तो देखिए, पहला बांध विरोधी आंदोलन किस देश में चला, तो ये जो है कहाँ चला था, ये ऑस्ट्रेलिया में चला था, ठीक है। इसके बाद देखिए, बांध विरोधी आंदोलन का उद्देश्य क्या होता है, नदियों का बचाना, पर्यावरण की रक्षा, नदी किनारे की भूमि और पर्वतीय वन को बचाना। तो ये सारे ऑप्शन जो है सही है, तो यानी ऑप्शन डी जो है सही आंसर है, ऑप्शन डी पे लगाना था आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए, तीसरा प्रश्न जो है इसका, तीसरा प्रश्न है स्वतंत्रता के पश्चात भारत का प्रसिद्ध बांध विरोधी आंदोलन बताना है। तो वो बांध विरोधी आंदोलन जो था वो था नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन ऑप्शन इसका ठीक है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन किस देश में चला था, किस दशक में चला था, दशक में, तो 1980 के दशक में चला था। काफ़ी आसान था, 4 नंबर आपको काफ़ी आसान तरीके से मिल जाता, ठीक है। तो ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वैसे आपका डिलीट हो चुका है ये चैप्टर, ये जन आंदोलन चैप्टर में है, ये वाला आपको मिल जाएगा, उसमें काफ़ी सारे आंदोलन जो है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, 25वां प्रश्न जो आता है ये जो है मैप आधारित है, ठीक है। तो मैप वाला प्रश्न जो है देखिए आपको कैसे करना था, जो अक्सर जो था इस टेबल को जो है ना, इस टेबल को आपको जो है अपने आंसर बुक में लिखना था, ठीक है। तो ये वाला तो लिखा ही रहता है, ठीक है। और फिर संबंधित अक्षर आपको लिखना होता है यहाँ से। पहले का मान लीजिए ए वाला ऑप्शन आ रहा है आंसर सही, तो ए यहाँ पे लिखना होता है, और फिर यहाँ पे जो है राज्य का नाम लिखना है, ए पे कौन सा राज्य है। तो देखिए दोस्तों, मैप जो है कैसे करना होता है, कुछ प्रश्न होते हैं, इसके प्रश्न के आंसर ढूंढने होते हैं और इसके हिसाब से ही हमें मैप में भरना होता है। तो देखिए, पहला जो है 1967 के चौथे आम चुनाव के बाद वह राज्य है जहां कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई थी। तो ऐसे बहुत सारे राज्य थे जहां पर 1967 में कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई, और बहुत सारे राज्य थे जहां पर इन्हें सरकार बना ली थी। तो जो राज्य थे जहां सरकार नहीं बना पाई, जैसे बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश भी था, मद्रास भी था, दिल्ली भी था, इन जगहों पर जो है ये सरकार नहीं बना पाई थी। तो देखिए इनमें जो है क्या ऑप्शन है जहाँ सरकार नहीं बना पाई थी, इनमें जो है ऑप्शन ये वाला है, ठीक है। ये कौन सा राज्य है, उड़ीसा राज्य है, तो उड़ीसा राज्य है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना था सी पहले में, ठीक है, पहले में लिखना था सी, ठीक है, और यहाँ पर लिखना था उड़ीसा, ठीक है, यहाँ पर उड़ीसा लिखना था आपको। तो ये आंसर सही होगा, ठीक है दोस्तों। और इसको जो है आपको अपने नोट उसमें आंसर बुक में लिखना था, ओके। इसके बाद देखिए दोस्तों, दूसरे में क्या पूछ रहा है, हिंदी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व कर पूर्ण बहुमत के साथ क्षेत्रीय पार्टी सत्ता में सफल रही, वह कौन सी पार्टी थी, AIDMK अन्ना मुनेत्र कसगम पार्टी थी। तो ये कहाँ की पार्टी थी, तमिलनाडु की पार्टी थी, यानी दूसरा का जो आंसर है तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है, ऑप्शन ए दिया हुआ है, ठीक है ना, ए में तमिलनाडु है। तो आपको लिखना था सेकंड वाले में, ठीक है, सेकंड वाले में ए लिखना था, ठीक है, सेकंड वाले में, और यहाँ पर तमिलनाडु लिखना था, ओके दोस्तों, तमिलनाडु लिखना था, ठीक है। तमिलनाडु यहाँ पे लिख देते तो आपका जो है ये दोनों सही हो जाते, ए और दो, पहले में उड़ीसा, दूसरे में तमिलनाडु, और फिर मैप में जो अक्षर दिए हुए हैं उनको भी सही से लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा जो है 1967 के चुनाव के बाद आया राम गया राम के जुमले से संबंधित राज्य है। तो आया राम गया राम ये जो है गया लाल जो था हरियाणा का, वो काफ़ी ज़्यादा दल बदल करता था, तो उसके ऊपर जो है ये व्यंग्य लोगों ने, पार्टी के जो सदस्य थे उन्होंने व्यंग्य किया उन्होंने कि आया राम और गया राम। तो भाई तभी से जो है 1967 से ही ये जो है
कथन जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया दल बदल से संबंधित। ठीक है, तो ये जो है हरियाणा से संबंधित है। तो देखिए हरियाणा कहाँ पर है, हरियाणा आप देख सकते हैं दिल्ली से सटा हुआ है। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा ये बी। ठीक है, ये बी वाला जो ऑप्शन है तीसरे का आंसर बी और हरियाणा, यहाँ पे हरियाणा। ठीक है, हरियाणा लिख दो, यहाँ आंसर सही हो जाता। और इनको जो है ये टेबल पूरा बनाकर, ये टेबल पूरा बनाना था आपको, आंसर बुक में लिखना था। ठीक है, इसको सेम उतार देना था, बस यहाँ पे तो आपको लिखना था और यहाँ पे राज्य का नाम लिखना था। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको लिखना था और यहाँ राज्य का नाम लिखना था। ठीक, इसके बाद देखिए चौथा है, वह राज्य है जहाँ संयुक्त विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। तो चौथे का जो है, चौथे का आ जाएगा पंजाब यानी डी। ठीक है, तो चौथे का डी आ जाएगा और यहाँ पे आपको पंजाब लिखना था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका जो है मैप कंप्लीट हो जाता। और इनको जो है आपको कहाँ लिखना था, आंसर बुक में लिखना था। बार बार बता रहा हूँ मैं, कई बच्चे जो होते हैं मैप फाड़ के दे दिए हो गया, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, आंसर बुक में लिखना होता है इसको। ठीक, इसके बाद देखिए 26वां प्रश्न क्या कह रहा है। 25वां हो गया, अब 26वां, ये दृष्टिबाधित वाला हमें नहीं करना होता है। 26वां प्रश्न देखिए अब क्या आता है। 26वां प्रश्न जो है यह आता है कार्टून पर आधारित, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कार्टून को आपको देखना होता है और आपको जो है अगर आपको मतलब कार्टून अगर आप सही से कर लेंगे तो आपके नंबर ऐसे ही बढ़ जाते हैं। फिर ये काफ़ी आसान होते हैं, ये मैप और कार्टून हो गया और फिर पैसेज आधारित प्रश्न, ये काफ़ी आसान होते हैं। तो देखिए कार्टून वाला में पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया 26 में, 1950 में चीन ने किस पर अधिकार किया था, ये आपने पढ़ा होगा, तिब्बत पर अधिकार किया था। ठीक है, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में तिब्बत आंसर, यानी तिब्बत आंसर सही है इसका। ठीक है, इसके बाद देखिए वर्ष 1959 में भारत ने किसको शरण दी थी, तिब्बत के जो राजनीतिक गुरु थे, धार्मिक गुरु, ठीक है ना, जो धार्मिक गुरु थे वो कौन थे, दलाई लामा थे। तो धार्मिक गुरु दलाई लामा को क्या दिया गया, शरण दिया गया भारत द्वारा। ठीक है, जब तिब्बत पर चीन कब्जा कर लेता है तो दलाई लामा जो है भारत आ जाते हैं और भारत जो है इनको शरण देते हैं। ठीक है, दलाई लामा को। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न जो है 26वां का, वो है भारत चीन युद्ध में निम्नलिखित में से किस देश की भूमिका तटस्थ रही थी। तो सोवियत संघ की भूमिका जो है तटस्थ रही थी। ठीक, अगर आप भारत चीन युद्ध पढ़ेंगे तो उसमें जो है ये सब आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो है डी है तीसरे का। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न जो है वो है 1962 में संकट की घड़ी में भारत को किस देश से सैन्य मदद की गुहार लगानी पड़ी थी। जब सोवियत संघ ने सहायता नहीं की तो सैन्य मदद किससे मांगनी पड़ी थी भारत को, अमेरिका और ब्रिटेन से मांगनी पड़ी थी। तो इसमें ब्रिटेन तो है ही नहीं, कहीं ऑप्शन एक ही है, तो अमेरिका इसका ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है 4 नंबर आपके, ये जो है कार्टून वाला जो है काफ़ी आसान है, ये भी मिल जाते हैं आपको। ठीक है, तो 26वां हो गया। फिर ये दृष्टिबाधित वाला है, ये वाला हमें नहीं करना होता है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए 27वां प्रश्न आता है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मानी जाने वाली महाशक्ति सोवियत संघ 1991 में अचानक कैसे बिखर गई। आपके अनुसार इसके पीछे कौन से मुख्य कारक कार्य कर रहे हैं। तो 27वें प्रश्न में सोवियत संघ के विघटन के कारण पूछ रहा है। तो कारण आपको जो है 3 या 4 लिखने देना था हेडिंग के साथ, और हेडिंग के साथ उसके आगे जो है आपको 3-4 लाइन लिखने थे सभी हेडिंग में, तो आपको जो है पूरे 6 नंबर मिल जाते। ओके फ्रेंड्स, तो पहला जो इसका हेडिंग आपको बनाना था वो बनाना था लोगों की आकांक्षाओं का पूरा ना होना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो सोवियत संघ के विघटन के कारण जो है ना, मेरे चैनल पर आपको आसान शब्दों में मिल जाएगा, बिल्कुल पूरे 6 कारण मिलेंगे और मैंने बताया भी था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो पहला कारण आपको बनाना है लोगों की आकांक्षाओं को पूरा ना होना, हेडिंग बनाना है और इसमें आपको लिखना था कि अर्थव्यवस्था गतिरोध होने, उपभोक्ता व्यवस्था की कमी के कारण राजस्व के संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा था, जिसके कारण जो है लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही थी और लोग जो है सरकार का विरोध किए, जिसके कारण इसका क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है ना, तो सरकार जो है लोगों की आकांक्षाओं का पूरा नहीं कर पा रही थी, लोगों के मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रही थी, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया पहले में। ठीक है, दूसरा आपको लिखना था संसाधनों का गलत प्रयोग। देखिए सोवियत संघ जो है अमेरिका से आगे निकलने के लिए संसाधनों का जो है गलत प्रयोग किया, संसाधनों पर काफ़ी ज़्यादा अर्थव्यवस्था का आर्थिक रूप से पैसा खर्च किया। ठीक है ना, जिसके कारण क्या हुआ, अर्थव्यवस्था कमज़ोर हुई और इसके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। तीसरा आपको हेडिंग बनाना था पश्चिमी देशों के प्रति गलत प्रचार। ठीक है ना,
इनका जो इनकी जो सोच थी पश्चिमी देशों के प्रति जो था सोच, वो गलत था, काफ़ी गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि ये सोचते थे कि पश्चिम के जो देश हैं वो हमसे काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए, हम जो सोवियत संघ या पूर्वी देश जो हैं काफ़ी ज़्यादा आगे हैं उनसे। लेकिन जब बाद में इनको पता चलता है कि पश्चिम के देश इनसे काफ़ी ज़्यादा आगे हैं हर क्षेत्र में, तो इनका जो है भ्रम टूट जाता है, ठीक है। और इनका जो इन सरकार के प्रति जो है लोगों का जो क्या होता है असंतोष व्यक्त करते हैं लोग, ठीक है, जिसके कारण इसका विघटन हो जाता है। ओके, उसके बाद चौथा आप बना सकते थे कि गोरबचेव के प्रयत्न ने, गोरबचेव जो था मिखाइल गोरबचेव, उसने कमज़ोर आर्थिक नीति अपनाई थी, राजनीतिक आर्थिक नीति सुधार का जो तरीका था उसका कमज़ोर था, जिसके कारण क्या हुआ, सोवियत अर्थव्यवस्था जो थी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, इसका जो है ये जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हुआ और इसके कमज़ोर होने से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत हो गई, उसका प्रभुत्व दिखने लगा, जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया, ठीक है। पांचवा आप बना सकते थे राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय। कई देश जो थे, कई राष्ट्र जो थे, कई गणराज्य थे, उनमें राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय हुआ। जो आपको पता होगा सोवियत संघ जो था 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था, तो इन गणराज्यों में राष्ट्रवादी भावनाओं का उदय होने लगा। वे जो है अलग राष्ट्र बनाने की मांग करने लग गए, अपने संस्कृति, अपने भाषा, इन सबको संरक्षित करने के लिए वे अलग राष्ट्र की मांग करने लग गए थे, जिसके कारण विघटन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये विघटन के कुछ प्रमुख कारण है, ये जो है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, अच्छे से वहाँ से भी पढ़ सकते जाकर, ठीक है। इसके बाद देखिए अथवा में जो था ऑप्शन में क्या था, खाड़ी युद्ध आया हुआ था, ये भी जो है आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर, ठीक है। तो खाड़ी युद्ध में आपको लिखना था प्रथम खाड़ी युद्ध क्या था। प्रथम खाड़ी युद्ध जो था 1990-91 में हुआ था। अगस्त 1990-91 में इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। इराक ने कुवैत पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया था और उसी को जो है कुवैत को जो है इराक से छुड़ाने के लिए जो है ये युद्ध लड़ा गया था। इसका मुख्य कारण तो यही था कि कुवैत पर इसने कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो इसमें जो है पूरा खाड़ी युद्ध आपको मिल जाएगा, इसके परिणाम मिल जाएंगे, ठीक है, सही से मिल जाएगा बिल्कुल वहाँ मेरे चैनल पर, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर युद्ध इसे क्यों कहा गया, इसको कंप्यूटर युद्ध इसलिए कहा गया क्योंकि इस युद्ध को जो है लाइव दिखाया जा रहा था। पूरे विश्व के लोग जो है इस युद्ध को लाइव देख रहे थे कि किस प्रकार अमेरिका सैनिक जो है इराक के सैनिकों को मार रहे थे, इराक को पराजित कर रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसको कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी गई। तो ये जो है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो आपको जो है 6 नंबर मिल जाएंगे इस तरह से आप लिखेंगे तो। और मैंने वो सब करवाते वक्त भी बताया था कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब, इनको अच्छे से याद करें। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद 28वां प्रश्न है, सरदार पटेल ने भारतीय राज्यों के राजनीतिक एकीकरण में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो सरदार पटेल ने जो है रजवाड़ों का एकीकरण में किस प्रकार भूमिका अदा की, इसका जो है इसके बारे में लिखना था, सरदार पटेल की भूमिका के बारे में। ये भी जो है मेरे चैनल पर मिल जाएगा। सरदार पटेल ने अपनी सूझबूझ से किस प्रकार जो है रजवाड़ों से साइन करवाया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर, ये सब सारी बात आपको लिखना था। किस प्रकार कृष्ण मेनन के साथ मिलकर इन्होंने जो है भारत को एक संघ में गढ़ा, 565 रजवाड़ों का एकीकरण किया, ठीक है दोस्तों, ये सब आपको लिखना था। ओके, इसके बाद देखिए ऑप्शन में जो है इसके ऑप्शन में है इसके सन 1947 में हुए भारत के विभाजन के कोई 3 परिणाम लिखिए। विभाजन के 3 परिणाम लिखना था, तो 3 परिणाम में आप लिख सकते थे। पहला परिणाम क्या हुआ था, विशाल जनसंख्या का स्थानांतरण हुआ था, ठीक है। काफ़ी लाखों करोड़ों लोगों का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैदल गए थे, स्थानांतरण हुआ था। और इतनी ज़्यादा जनसंख्या में कभी भी जो है शरणार्थियों का कहीं भी विश्व में नहीं हुआ था। तो ये शरणार्थियों का स्थानांतरण हुआ पहला परिणाम। दूसरा कि शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा, काफ़ी लोगों को जो है शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ा, उनके पास जो है खाने पीने के रहने की सुविधा नहीं थी, ठीक है, वे जो है शरणार्थी बनकर रह गए थे, ठीक है। इसके बाद तीसरा आप लिख सकते थे सरकारी संपत्ति का भी विभाजन किया गया था। तो काफ़ी ज़्यादा ये सारे जो है परिणाम कम से कम 6 या 7 परिणाम जो है मेरे चैनल पर वीडियो पर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न आता है 29वां, 1960 के दशक की कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट के बारे में लिखना है। सिंडिकेट का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सिंडिकेट का तो सबसे पहले अर्थ लिखना है, क्या था सिंडिकेट, और सिंडिकेट ने कांग्रेस पार्टी में क्या भूमिका अदा की, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सिंडिकेट कहते किसे है। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर शक्तिशाली और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था जिसे हम सिंडिकेट कहते थे। और इसमें कौन कौन से नेता शामिल थे जो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली नेता थे, वो थे के कामराज थे, ठीक है ना, और फिर एस के पाटिल थे, एस निंजलिकप्पा, एन संजीव रेड्डी, अतुल्य घोष, इस तरह के नाम थे उसमें। ये कुछ प्रमुख नाम है जो सिंडिकेट के प्रमुख नेता थे। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए सिंडिकेट जो है सिंडिकेट का कांग्रेस पार्टी में क्या भूमिका रही थी। तो देखिए इसमें आपको लिखना था कि लाल बहादुर शास्त्री और इसके पश्चात इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री बनी थी ना कांग्रेस की, वो जो है सिंडिकेट की सहायता से ही प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए थे, ठीक है।
उसके बाद दूसरे में आपको लिखना था इंदिरा गांधी से पहले जो मंत्रिपरिषद में इस समूह की निर्णायक भूमिका रही थी, इस समूह ने जो है इंदिरा गांधी से पहले भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी कांग्रेस में, सिंडिकेट ने, ठीक है, और तब नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में भी अहम भूमिका निभाती थी ये। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद तीसरा इसमें लिखना था आपको कि कांग्रेस के विभाजन के पश्चात सिंडिकेट के नेता जो है जो जब कांग्रेस का विभाजन हो गया था, आपने पढ़ा होगा कि कांग्रेस जो है 2 भागों में बट गया था, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर में, ठीक है। तो जब विभाजन हो गया तो सिंडिकेट के नेता कांग्रेस ओ में रहे थे और इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर की लोकप्रियता के पश्चात यह नेता 1971 के बाद प्रभावहीन हो गए थे। तो ये सब बातें आपको लिखनी थी। इसने जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी नीतियों का निर्माण करने में और प्रधानमंत्री पद पर आसीन कराने में इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को। तो ये सब आपको लिखना था, पहले अर्थ लिखना था, कुछ नेताओं का नाम लिखना था और फिर ये सब बातें आपको लिखनी थी। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए इसमें ऑप्शन में जो प्रश्न है वो है भारतीय सामाजिक वैज्ञानिकों ने भारत की राजनीति में स्वतंत्रता के पश्चात 3 लोकतांत्रिक अभ्युत्थानों, ठीक है ना, लोकतांत्रिक अभ्युत्थानों की पहचान की। इन 3 लोकतांत्रिक अभ्युत्थानों का वर्णन करें। तो लोकतांत्रिक अभ्युत्थान के बारे में जो एक नया टॉपिक जुड़ा था उसके बारे में आपको करना है। तो लोकतांत्रिक अभ्युत्थान देखिए सबसे पहले होता क्या है, जब किसी देश की लोकतांत्रिक राजनीति में तेजी से लोगों की भागीदारी बढ़ती है तो इसे हम क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक पुनरुत्थान या लोकतांत्रिक अभ्युत्थान कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, और भारत में जो है लोकतांत्रिक अभ्युत्थान की संख्या कितनी है, 3 मानी गई है, 3 है लोकतांत्रिक अभ्युत्थान। लोकतांत्रिक पुनरुत्थान का समय जो है 3 बार माना गया है, 3 लोकतांत्रिक अभ्युत्थान है। तो पहला देखिए क्या था, पहला 1950 के दशक से 1970 के दशक तक अवधि मानी जाती है इसके प्रथम लोकतांत्रिक अभ्युत्थान को, ठीक है। और इसमें जो है भारतीय वयस्क जो थे, भारतीय वयस्क जो यूथ थे उनकी भागीदारी सबसे ज़्यादा थी इसमें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए द्वितीय लोकतांत्रिक अभ्युत्थान जो है 1980 के दशक के दौरान समाज के निचले वर्गों और जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी को माना जाता है। इसमें जो है अनुसूचित जाति और जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनकी भागीदारी काफ़ी बड़ी थी 1980 के दशक में। पहले में यूथ थे, दूसरे में जो है 80 के दशक में आया जिसमें जो है पिछड़े वर्गों की भागीदारी सबसे ज़्यादा रही थी। और फिर तीसरा अभ्युत्थान जो आया था वो आया था 1990 के दशक में। तो तीसरा अभ्युत्थान जब शुरू हुआ था तब क्या था, 1990 में आपको पता है ग्लोबलाइजेशन आया था, तो ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे यह आया था, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ था, अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीति के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करते हुए इस प्रतिस्पर्धी बाजार समाज का निर्माण किया गया था इस अभ्युत्थान में, जिसके कारण तीसरे लोकतांत्रिक पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त हुआ था। तो इसके कारण जो है जब वैश्वीकरण आया था तो इस टाइम जो है तीसरे लोकतांत्रिक अभ्युत्थान आया था जिसमें आर्थिक विकास ये सारे चीज़ें शामिल थी। तीसरे लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का एक प्रतिस्पर्धी चुनावी बाजार का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है दोस्तों, प्रतिस्पर्धी चुनाव का सिद्धांत इसमें शामिल है। ओके, तो ये जो था 3 लोकतांत्रिक अभ्युत्थान थे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो है बहुत जल्दी जो है आपको वीडियो पर मिल जाएगा। अभी जो है मैं सेकंड बुक का कुछ स्टार्टिंग के ही चैप्टर तक वीडियो बनाया है मैंने। तो धीरे धीरे मैं जो है सभी चैप्टर्स के जो है वीडियो बना दूंगा, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको आसानी से मिल जाएंगे, सारे टॉपिक जो है आसानी से मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, तीसवां प्रश्न है, भारतीय राजनीति में कड़े मुकाबले और बहुत से संघर्षों के बावजूद अधिकतर दलों के बीच एक व्यापक सहमति है, इस कथन के समर्थन में कोई 3 तर्क दीजिए। तो देखिए ये जो राजनीतिक जो दल हैं इनके बीच जो है कड़े मुकाबले हुए, लेकिन कुछ मुद्दों पर जो है इनके बीच में जो है क्या है, सहमति है। आपस में मुकाबले जो है हुए तो उनमें क्या हुआ, इनमें संघर्ष भी हुआ, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है कुछ जो ऐसे विषय हैं जिन पर जो है इन सभी दलों ने मिलकर सहमति जताई है। तो कौन कौन से हैं, कौन कौन से विषय हैं, देखिए पहला जो है नई आर्थिक नीति पर सहमति है इनकी। नई आर्थिक नीति 1991 में अपनाई गई थी, पता है आपको, तो 1991 में अपनाई गई, तो इस पर जो है सभी दलों की जो है सहमति बनी और उन्होंने जो है विश्वास भी जताया, उनको जो है विश्वास भी हुआ कि नई आर्थिक नीति से जो है देश की आर्थिक स्थिति समृद्ध होगी, देश जो है आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो पहला जो था नई आर्थिक नीति पर सहमति बनी। दूसरा जो है पिछड़ी जातियों के राजनीति और सामाजिक दावे को स्वीकृति प्रदान की गई, तो इस पर भी जो है कई दलों की जो है सभी दलों की सहमति बनी। राजनीतिक दलों ने महसूस किया कि पिछड़ी जातियों के सामाजिक और राजनीतिक दावे को स्वीकार करने की आवश्यकता है, इस कारण सभी राजनीतिक दल शिक्षा और रोजगार में पिछड़ी जातियों के लिए सीटों के आरक्षण के पक्ष में है, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा हेडिंग बना था पिछड़ी जातियों को जो है राजनीति में क्या किया गया,
राजनीतिक क्षेत्र में उनको जो है जगह दी गई, ठीक है, ताकि वो जो है अपना जो है राजनीतिक रूप से विकास कर सके और वो जो है राजनीति में भागीदार बन सके, ठीक है। तीसरा आपको हेडिंग बनाना था कि देश के शासन में प्रांतीय दलों की भूमिका को स्वीकृति की गई। जो छोटे छोटे दल थे उनको जो है इसमें स्वीकृति गई देश की राजनीति में केंद्रीय स्तर पर, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना था कि प्रांतीय दल और राष्ट्रीय दल का भेद अब लगातार कम होता जा रहा है। प्रांतीय दल केंद्रीय सरकार में साझेदार बन रहे हैं और देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो जो छोटे छोटे दल थे ना, वो भी जो है अब देश की राजनीति में केंद्रीय स्तर पर जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं और केंद्रीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्रांतीय दलों को जो है क्या किया गया, महत्व दिया गया, ठीक। तो ये जो है 3 हेडिंग आप बनाकर लिखते हैं, इनके आगे 3-3 लाइन, तो आपको जो है पूरे 6 नंबर मिल जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए ऑप्शन में जो है प्रश्न जो 30 है उसके ऑप्शन में है अथवा में मतलब एक करना पड़ता है जो ऑप्शन में रहते हैं, तो कोई एक करना था आपको। तो इसमें जो है दूसरा प्रश्न है जो ऑप्शन वाला है, 21वीं सदी में प्रशासन को आम आदमी के दरवाजे तक ले जाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की किन्हीं 2 योजनाओं की व्याख्या कीजिए। तो ये 2 योजना की व्याख्या करना था। तो पहला योजना क्या हो जाएगा, इनके द्वारा तो बहुत सारे योजनाएं चलाए गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा या बीजेपी पार्टी द्वारा। तो पहला योजना आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का वर्णन कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे योजना है। तो दूसरा योजना हो गया उजाला योजना हो गया, ठीक है। तीसरा प्रधानमंत्री जनधन योजना हो जाएगा। तो कोई 2 आपको करना था, बहुत सारी योजनाएं हैं। तो दोस्तों आप जो है इसे मतलब ये जो प्रधानमंत्री द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा अभी जो चलाया गया है, काफ़ी सारे कम से कम 100-200 चलाए गए नीतियाँ या फिर योजनाएं अपनाए गए। तो उनमें से कुछ जो है 5 योजनाओं को आप याद कर लें, ठीक है ना, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड में भी पूछा जा सकता है। और अगर ऑप्शन में कोई बढ़िया क्वेश्चन नहीं रहेगा तो आप जो है इसमें फंस जाओगे और फिर 6 नंबर आपके कट सकते हैं। तो इसलिए 5 योजनाओं को आप अच्छे से याद कर लें। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज का जो है ये यहीं पर जो है सोल्व होता है पूरा ये क्वेश्चन पेपर प्री बोर्ड का जो 24 दिसंबर को हुआ था, ठीक है दोस्तों। काफ़ी जो क्वेश्चन है काफ़ी क्वेश्चन है मेरे नोट्स में से और मेरे वीडियो में से आए हुए हैं। तो दोस्तों इसलिए मेरे वीडियो आप देखा करें, नोट्स का फ़ायदा उठाया करें। ओके फ्रेंड्स, और मैंने आपको जो है बताया भी था और जब पढ़ाता हूँ तो इम्पोर्टेंट बता भी देता हूँ और उन्हीं में से ज़्यादातर आए हुए हैं। तो इसीलिए जो है आप मेरे चैनल SST स्टडी पॉइंट को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, सभी वीडियो देखा करें, ठीक है दोस्तों। कमेंट करके बताएं कि आपको जो है ये वीडियो कैसी लगी, ये इसके आंसर जो है कैसे आपको समझ में आया या नहीं आया, आपने कितने सही किए थे, आप कमेंट करके बताएं। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपको कोई मतलब दिक्कत हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन पेपर को लेकर, कोई डाउट हो, तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं।